हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल सुथार श्री राम सेंटेनियल साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास में लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर डिस्कस कर चुके थे और अभी बेटा हम अब एक नेक्स्ट चैप्टर जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? जब बेटा अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मीनिंग है उसको समझने से पहले अपने ये समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और बायोलॉजी के एस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन किस तरीके से काम में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अपने क्लासिफिकेशन की एक डेफिनेशन जो मैंने आपको लिख के दी है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। अपने को क्या करना है, आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। देखो, एनसीईआरटी कहती है कि इन दी वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी जो स्पीशीज है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहती है कि टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। टोटल कितनी स्पीशीज है बेटा? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक की स्पीशीज आपके पास दुनिया के अंदर मौजूद है। अब इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को देखना पड़ेगा कि यार इन 10 ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज है, इन 10 ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, इन 10 ऑर्गेनिज्म के पूर्वज सेम है, एंसेस्टर सेम है, तो उस बेस पे अपने उसका एक ग्रुप बना देंगे। तो बेटा जी, मैंने आपको क्या बताया कि आपको करना क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। अब उन कुछ ऑर्गेनिज्म में आपको सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। सिमिलैरिटीज किस में? कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, या उनका जो एंसेस्टर है, उनका जो पूर्वज है, उसके बेस पर अपने को क्या ढूंढनी है बेटा? सिमिलैरिटी ढूंढनी है। सिमिलैरिटी ढूंढने के बाद अपने उसका एक ग्रुप बना देंगे, और ग्रुप बनाने के बाद जो एक ग्रुप के अंदर जब आप उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देंगे, उस ऑर्गेनिजम्स को, तो बेटा उसको अपने क्या बोल देते हैं? क्लासिफिकेशन। तो बेटा जी, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है एक बार ध्यान से पढ़ देते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करने की जो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में इनटू ग्रुप्स, अब बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, किस बेस पर डिवाइड करेंगे? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। दूसरी बात, अपने क्या बोलते हैं कि सिमिलैरिटीज देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? सिमिलैरिटीज देखेंगे। और क्या देखेंगे बेटा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये फाइलोजेनेटिक वर्ड थोड़ा परेशान करेगा, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है बेटा इवोल्यूशन। क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखो, एक वर्ड आता है बेटा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशन। क्या मतलब होता है बेटा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई चीज है तो उसके लिए अपने क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा बायोलॉजी में? फाइलोजेनी। तो जब आप ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हो तो आप ये तो देखोगे ना कि इनका एंसेस्टर कौन था, इनका पूर्वज कौन था। जैसे ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस के और जो बंदर हैं, चिंपैंजीज है, उन सब के जो अर्ली एंसेस्टर थे वो प्राइमेट्स थे। तो प्राइमेट्स के बेसिस पर आप उसको डिवाइड करते हो। इसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि जो एम्फीबियंस है वो किसका मॉडिफिकेशन है? पीसेस का मॉडिफिकेशन है, मछलियों का मॉडिफिकेशन है। उसके बाद में एम्फीबियंस से क्या बने बेटा? रेप्टाइल्स बने। और फिर उससे दो ब्लाइंड ब्रांचेस निकली, एक जिसमें एव्स बन गया और एक जिसमें मैमल्स बन गए। तो यहाँ पे बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको उसके इवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप मैंने बनाया है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये पहले क्या थे, किससे बने हैं, किस तरीके के चेंजेस इसमें थ्रू आउट द ईयर्स आए हैं। उस बेसिस पर बेटा अपने उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है बेटा? क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक चीज लिख देता हूं। जैसे सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन अगर कैटेगरी की बात करें तो एक होती है बेटा डोमेन। क्या होती है बेटा? डोमेन। उससे छोटा क्या होता है बेटा? किंगडम। क्या होता है बेटा? किंगडम। उसके बाद में किंगडम से छोटी क्या आती है बेटा? फाइलम। अगर एनिमल के केस की बात कर रहे हैं तब तो फाइलम बात करेंगे। और अगर बेटा अपने
प्लांट के केस की बात कर रहे हैं तो अपने डिवीजन की बात करेंगे, ठीक बात है। उसके बाद में बेटा जी फाइलम से छोटा क्या होता है बेटा, क्लास होती है। क्या होती है बेटा, क्लास होती है। क्लास से छोटा क्या होता है सर, क्लास से छोटा होता है बेटा ऑर्डर। क्या होता है बेटा, ऑर्डर, जिसको हिंदी में गण बोल देते हैं अपने। अच्छा, ऑर्डर से छोटा क्या आएगा, ऑर्डर से छोटा आएगा बेटा आपका फैमिली। क्या आएगी बेटा, फैमिली। और उसके बाद में आएगा बेटा जीनस। उसके बाद में कौन आएगा बेटा आपका, जीनस। और उसके बाद में आएगी बेटा आपकी स्पीशीज। जीनस आएगा और उसके बाद में कौन आएगी बेटा, स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल बेटा अपने बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं, तो बेटा 3 डोमेन बनाए थे। कार्ल वूज नाम के एक साइंटिस्ट थे। कार्ल वूज ने बेटा 3 डोमेन बनाए थे। उन्होंने बेटा प्रोकैरियोट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेटा डोमेन बनाया जिसका नाम था यूकैरियोटा। क्या नाम था बेटा, यूकैरियोटा। तो जैसे अपने ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कौन सी कैटेगरी, कौन से डोमेन में आते हैं बेटा, यूकैरियोटा में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, यूकैरियोटा में आते हैं। अब ह्यूमन की अगर दूसरी बात करें, अब मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमंस एनिमल्स के किस एनिमल में आते हैं, तो किंगडम कौन सा होगा, एनिमेलिया। कौन सा होगा बेटा, एनिमेलिया। एनिमेलिया। उसके बाद में बेटा फाइलम। फाइलम की अगर मैं बात करूं तो फाइलम कौन सा आता है बेटा, कोर्डेटा, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका जो फाइलम आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, कोर्डेटा फाइलम आएगा। फिर कोर्डेटा के भी 3 सब फाइलम होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक सब फाइलम होता है बेटा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर एक क्लास आती है बेटा जिसका नाम होता है मैमेलिया, यानी कि ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में आता है, मैमेलिया में आता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर किस में आता है बेटा, प्राइमेट में आता है। क्यों आता है प्राइमेट के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। तो बेटा जी ऑर्डर कौन सा आता है बेटा इसका, प्राइमेटा। कौन सा आता है बेटा, प्राइमेटा। उसके बाद में फैमिली की अगर बात करूं मैं, तो फैमिली बेटा जो होती है ह्यूमंस की वो कौन सी होती है, होमोनिडी। कौन सी फैमिली होती है बेटा, होमोनिडी फैमिली के अंदर ये आता है। जीनस की अगर बात करें तो होमो आ गया। और स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो सेपियंस में आता है। किस में आता है बच्चे, सेपियंस में आता है। तो एक बार ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या बोला कि ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस को मैंने बाय स्टेप बाय द टेक्सोनॉमिकल हियरार्की, मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो वो ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर मैं डोमेन की बात करूं तो ह्यूमन का डोमेन कौन सा है, यूकैरियोटा। किंगडम कौन सा होता है, एनिमेलिया किंगडम में आता है सर। उसके बाद में फाइलम या डिवीजन कौन सा होता है, कोर्डेटा होता है बेटा। क्लास कौन सी होती है, मैमेलिया होती है सर, क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ऑर्डर कौन सा होता है, प्राइमेटा होता है। फैमिली कौन सी होती है, होमोनिडी फैमिली होती है। और जीनस कौन सा होता है, होमो। तो और स्पीशीज आपकी कौन सी होती है बेटा, सेपियंस स्पीशीज वहां पे होती है। तो इस तरीके से बेटा मैंने ह्यूमंस को एक क्लासिफिकेशन आपको करके दिखा दिया। ऐसा थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन आपने लिविंग वर्ल्ड में भी थोड़ा बहुत देखा होगा, जहाँ पे वीट है, मैंगो है, और जो अपने घरों पे जो मक्खी होती है नॉर्मल, मस्का डोमेस्टिका, उसका क्लासिफिकेशन देखा था और ह्यूमन का देखा था। अब बेटा अपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, देखो बेटा, जब से सिविलाइजेशन हुआ, एनसीईआरटी की एक लाइन है बेटा, थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन हुआ यानी कि ह्यूमंस ने बस्तियां बनाकर रहना स्टार्ट किया आज से हजारों साल पहले, तब से लेकर आज तक ह्यूमंस क्या कर रहे हैं बेटा, उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करने की कोशिश ह्यूमंस ने की है। तो एनसीईआरटी लिखती है अर्लियर क्लासिफिकेशन were based on simple use of organism, were based on simple use of organism। सिंपल यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर अपने क्या बनाते हैं बेटा, क्लासिफाई करते थे शुरू शुरू के अंदर जब से सिविलाइजेशन हुआ। अब बेटा सिंपल
यूज क्या हो गया, जैसे बेटा किसी प्लांट से अपने को फूड मिल रहा है या एनिमल को एज ए फूड अपने खा रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, उससे रहने की जगह ले रहे हैं, आवास ले रहे हैं, या उससे अपने क्लोथ बना रहे हैं। तो इस तरीके से अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंपल यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड था कि इस ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज अपने कर सकते हैं। उसके बाद में जो फर्स्ट साइंटिस्ट आया बेटा, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन आया बेटा? एरिस्टोटल। हालांकि उसको साइंटिस्ट कहना सही नहीं है, एरिस्टोटल वॉज ए फिलोसोफर, ठीक है। तो फर्स्ट जो फिलोसोफर था, जो एरिस्टोटल था, एरिस्टोटल ने क्या किया बेटा, ऑर्गेनिजम्स की टोटल 2 कैटेगरीज उसने बताई कि प्लांट और एनिमल होते हैं, और आगे प्लांट और एनिमल को क्या किया बेटा, अलग अलग पार्ट पे उसने डिवाइड कर दिया। तो देखो बेटा आगे अपने क्या देखते हैं, सबसे पहला कौन बेटा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था, इट वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बेसिस का सबसे पहले अगर किसी ने यूज किया क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो वो बेटा किसने किया था? आपके एरिस्टोटल भाई साहब ने किया था। एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने देखा कि यार सिंपल मॉर्फोलॉजी को देखा कि सिंपल मॉर्फोलॉजी क्या है इसका, ये कहाँ रहता है, क्या है इसके अंदर, ब्लड का कलर क्या है, या अगर प्लांट के केस में देख रहे हैं तो प्लांट की हाइट क्या है, ब्रांचिंग क्या है, स्टेम कैसा है, इस बेसिस पर उसने क्या किया? डिवाइड किया। तो फर्स्ट टू यूज, ये पहले साइंटिस्ट थे जिसने बेटा क्या किया? साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का यूज किया, यूज ऑफ साइंटिफिक बेसिस टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने पहले साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया बेटा? साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का क्या किया बेटा? यूज किया। क्या क्राइटेरिया रखा? उन्होंने लिखा बेटा सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सर ये मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आप किसी का एक्सटर्नल अपीयरेंस देख रहे हो, आप उसको बाहर से देख रहे हो। जैसे आपने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा कि यार इसमें 4 पैर है, तो 4 पैर है तो 4 पैर के हिसाब से आपने एक कैटेगरी बना दी टेट्रापोडा, कि इसमें 4 पैर है तो दैट्स वाई टेट्रा, टेट्रा माने 4, पोडा माने पैर, तो इसमें 4 पैर है दैट्स वाई इट्स टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा आपने बना दिया। तो क्राइटेरिया अगर जो शुरू शुरू के अंदर लिया गया, वो क्राइटेरिया क्या लिया गया बेटा? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर जो एरिस्टोटल था उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्लांट्स के बारे में। एरिस्टोटल ने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्लांट कैटेगरी थी, प्लांट की 3 कैटेगरीज बनाई। तो प्लांट की 3 सब कैटेगरी इसने कौन कौन सी बनाई? तो बेटा ध्यान से देखना, प्लांट की 3 सब कैटेगरीज इसने बनाई, और वो 3 कैटेगरीज थी, तो 3 कैटेगरीज एरिस्टोटल ने वहां पे बनाई। तो पहली कैटेगरी जो एरिस्टोटल ने बनाई वो बनाई बेटा हर्ब्स। क्या बनाई बेटा? हर्ब्स। तो देखो बेटा अपने यहाँ पे लिख देते हैं हर्ब्स। पहली कैटेगरी जो एरिस्टोटल ने बनाई वो क्या बनाई बेटा? हर्ब्स। सेकंड कैटेगरी जो एरिस्टोटल ने बनाई वो बनाई बेटा श्रब्स। क्या बनाई बेटा? श्रब्स। सेकंड कैटेगरी जो एरिस्टोटल ने बनाई वो बनाई बेटा श्रब्स। और तीसरी कैटेगरी जो एरिस्टोटल ने बनाई वो थी बेटा ट्री। तीसरी कैटेगरी जो एरिस्टोटल ने बनाई वो थी बेटा ट्री। तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब्स और ट्री। अब ये हर्ब, श्रब्स और ट्री होते क्या हैं सर? तो जब अपने हर्ब, श्रब्स और ट्री की अगर बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि हर्ब, श्रब्स और ट्री में फर्क क्या होता है। देखो बेटा सबसे पहले अगर अपने बात करें हर्ब्स की, तो हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट स्टेम होता है। कैसा होता है बेटा? सॉफ्ट स्टेम होता है, वीक होता है, और ग्रीन स्टेम वहां पे अपने को देखने को मिलता है। सॉफ्ट, वीक और ग्रीन स्टेम वहां पे अपने को देखने को मिलता है। ऑफनली नॉन वुडी होता है ये, ऑलमोस्ट कैसा होता है बेटा? नॉन वुडी होता है। उसके अलावा
इसके अंदर ब्रांचिंग उतनी ज्यादा नहीं होती, ब्रांचिंग थोड़ी बहुत वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रांचिंग बेटा क्या होगी थी इसमें, कम होती, ब्रांचिंग इसमें क्या होती है, लेस ब्रांचिंग वहां पे अपने को देखने को मिलती। तो ये जो है ये किसके कैरेक्टर है बेटा, ये श्रब्स के कैरेक्टर है। किसके कैरेक्टर है बेटा, श्रब्स के कैरेक्टर। उसके बाद में अगर अपने बात करें बेटा, सॉरी हर्ब्स के कैरेक्टर है। उसके बाद में अगर अपने बात करें श्रब्स की, तो श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रब्स के अंदर अगर आप देखोगे तो श्रब्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो स्टेम होता है वो वुडी होता है। कैसा होता है बेटा, वुडी होता है। अर्ली फेज में बेटा ये ग्रीन होता है, अर्ली फेज में कैसा होता है बेटा, ग्रीन। और बाद में लेटर ये कैसा हो जाता है बेटा, ब्राउन हो जाता है। लेटर कैसा हो जाता है बेटा, ये ब्राउन हो जाता है। ब्रांचिंग काफी ज्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ब्रांचिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, झाड़ी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। श्रब्स का वैसे हिंदी मीनिंग भी झाड़ी होता है, ठीक है। तो ब्रांचिंग इसमें बहुत ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक बात है। तो वुडी स्टेम होता है। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, यानी कि कोई बहुत मोटा स्टेम नहीं होता, पतला स्टेम होता है, वुडी हो जाता है। शुरू शुरू के अंदर ग्रीन होता है, बाद में कैसा हो जाता है बेटा, वुडी हो जाता है। अच्छा अच्छा, हार्ड होता है, ये भी ध्यान रखो, हार्ड स्टेम होता है इसका, ऊपर सॉफ्ट लिखा है ना अपनों ने। अब देखो बेटा, ये बेटा किसके कैरेक्टर हो गए बेटा, श्रब्स के। उसके बाद में बात करते हैं बेटा ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, ट्री के बारे में। तो ट्री के बारे में अगर अपने देखें तो ट्री के अंदर जो स्टेम होता है, स्टेम जो होता है बेटा वो वुडी होता है, वुडी होता है। और एज ए ट्रंक होता है, यानी कि एक मोटा तना होता है, उसके अंदर मोटा स्टेम अपने को देखने को मिलता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोल दिया जाता है बेटा, ट्री। पहली बात, हर्ब्स की जो हाइट होती है बेटा, अगर हाइट के बेसिस पर आप देखो तो हाइट्स, इनकी हाइट्स बेटा कम होती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट एक कंसिडरेबल ग्रोथ तक जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हाइट के ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, हर्ब श्रब्स और ट्री के बेसिस पर अपनों ने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। सेकेंड थिंग, अगर अपने बात करें बेटा एनिमल्स की, तो एरिस्टोटल भाई साहब ने एनिमल्स का क्या किया, तो एनिमल्स के बेसिस पर अगर अपने बात करें तो एनिमल्स को उसने बेटा कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। और वो किस बेस पर डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे तो स्टेम और हाइट को उसने क्या मान लिया, बेसिस मान लिया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर अपने देखना चाहें तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, पोटैटो, टोमेटो, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, हर्ब्स के। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लेमन, लेमन इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, तुलसी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है बेटा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, श्रब्स के। अच्छा, ट्रीज नॉर्मल जो भी आप बोलना चाहो, कि जैसे आपका नीम हो गया, शीशम हो गया, एजा डायरेक्टा इंडिका, डेलबर्जिया सीसो, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, ट्री के एग्जाम्पल। अब बात आती है एनिमल्स को डिवाइड करने की। तो एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए उन भाई साहब ने क्या किया, एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर। एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स का कलर देखा, एनिमल्स के ब्लड का कलर देखा, और ब्लड के कलर के बेसिस पर दो कैटेगरीज बना दी एनिमल की। पहली कैटेगरी जो उन्होंने बनाई वो बनाई बेटा ए नेमा। कौन सी कैटेगरी बनाई बेटा, ए नेमा। और सेकंड कैटेगरी जो उसने बनाई वो बनाई बेटा ई नेमा। सर ए नेमा और ई नेमा क्या होता है, तो ई नेमा का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट हो, और ए नेमा का मतलब जिसके अंदर रेड ब्लड क्या हो बेटा, एब्सेंट हो। तो अगर ए नेमा की अगर मैं बात करूं तो ए नेमा का मतलब जिसके अंदर रेड ब्लड क्या हो बेटा, एब्सेंट हो, रेड ब्लड क्या हो बेटा, एब्सेंट हो। और ई नेमा का मतलब जिसके अंदर रेड ब्लड आपका क्या हो बेटा, प्रेजेंट हो। तो रेड ब्लड जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको तो उसने बोल दिया ई नेमा, और जिसके अंदर बेटा रेड ब्लड एब्सेंट होता है उसको बोल दिया ए नेमा। सॉरी।
अब बेटा जी अपने नेक्स्ट चीज जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक, और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर डिवाइड करने वाला पहला साइंटिस्ट था। उसके बाद में क्राइटेरिया उसने क्या लिया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर उसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, यानी कि जो सामान्य शारीरिकी होती है आकारिकी, सॉरी आकारिकी होती है, आकारिकी के बेसिस पर उसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा दूसरी बात, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर अपने बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसने बोला कि प्लांट और एनिमल की, में प्लांट को उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब श्रब्स और ट्री, और एनिमल को उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ई नेमा और ए नेमा। तो इस तरीके से अरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और ये अर्लियर क्लासिफिकेशन था, बट इसमें बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारी चीज़ें थी, जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट्स में फिट बैठ रहे थे ना एनिमल्स में फिट बैठ रहे थे, और रेड ब्लड का ये जो कॉन्सेप्ट था ये कोई ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ टाइम तक तो चला, लेकिन जैसे ही साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, बायोलॉजी ने जैसे जैसे तरक्की की, वैसे वैसे ये जो था वो इनएडिक्वेट हो गया, अपर्याप्त महसूस होने लग गया साइंटिस्ट। तो उसके बाद में बेटा कौन आया आपके, लीनियस। कौन आया बेटा, लीनियस। उसके बाद में आया बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बेटा लीनियस ने। किसने दिया था बेटा, लीनियस ने। तो लीनियस भाई साहब ने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन की हेल्प से उसने बेटा ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की कोशिश की। तो बेटा जैसे अपने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी अपने कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करते हो, तो आप कोई ना कोई बेसिस लेते हो। जैसे एरिस्टोटल ने क्या लिया, एरिस्टोटल ने हाइट ली, प्लांट्स का स्टेम लिया, उसके अलावा एनिमल्स को जब डिवाइड किया तो उसने ब्लड के कलर को देखा। इसी तरीके से जब लीनियस ने क्लासिफिकेशन करने की बारी आई, तो लीनियस ने क्या कहा, लीनियस ने ये कहा कि जो क्राइटेरिया है वो क्या लिया गया। तो लीनियस ने क्या क्राइटेरिया लिया, लीनियस ने लिया बेटा सेल वॉल। क्या लिया बेटा, सेल वॉल। उसने कहा जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस को उसने आधार बनाया, और इस बेसिस पर उसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना स्टार्ट किया। इस बेसिस पर उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो क्राइटेरिया क्या लिया बेटा, उसने क्राइटेरिया लिया आपका सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अपने क्राइटेरिया लिख देता हूं मैं, क्राइटेरिया क्या था बेटा, सेल वॉल। अब बेटा जी यहाँ पे आप दूसरी बात देखो, सेल वॉल जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं बेटा प्लांट्स के बारे में। तो उसने 2 किंगडम बनाए, एक किंगडम बनाया बेटा प्लांटी, और दूसरा किंगडम उसने बनाया बेटा एनिमेलिया। पहला उसने क्या बनाया बेटा, प्लांटी, और दूसरा किंगडम उसने कौन सा बनाया बेटा, एनिमेलिया। अब बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल जो है वो क्या फीचर था, उसने क्या कहा, आपको क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स की सेल को लेना है, अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, और अगर उसके अंदर सेल वॉल नहीं है इट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। तो अगर अपने यहाँ पे देखते हैं तो उसने क्या बोला कि इसके अंदर तो सेल वॉल क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है बेटा, प्रेजेंट। और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है उसको तो उसने बोला एनिमेलिया, और जिसके अंदर बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसको बोला उसने प्लांटे। अब दूसरी बात क्या आती है बेटा, दूसरी बात ये आती है कि जब इस क्लासिफिकेशन को देखा गया तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो कौन कौन आते हैं, तो बेटा वहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे बेटा एल्गी, कोई भी एल्गी हो उसके ऊपर बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इट मीन्स वो प्लांट किंगडम का पार्ट है। एनसीईआरटी लिखती है मॉस, या सिंपल भाषा में बोल दूं मैं ब्रायोफाइट्स, सारे के सारे इसी में आ गए, क्योंकि ब्रायोफाइट्स का ही पार्ट कौन बेटा, मॉस। उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन आ गया बेटा, टेरिडोफाइटा। कौन आ गया बेटा, टेरिडोफाइटा। 4 नंबर पे कौन आ गया बेटा, जिम्नोस्पर्म। कौन आ गया बेटा, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म भी इसी कैटेगरी में आने लग गए, जिम्नोस्पर्म भी इसी कैटेगरी में आ गए। 5 नंबर पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेटा, एंजियोस्पर्म। कौन आया बेटा, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म भी उसी कैटेगरी में आ गए। छठे नंबर पे आया बेटा कौन, बैक्टीरिया, क्योंकि बेटा बैक्टीरिया में भी क्या होती है,
सेल वॉल। और 7 नंबर पे कौन आया बेटा? फंगाई। कौन आया बेटा? फंगाई। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्लांट किंगडम में कौन कौन इंक्लूड हो गया। एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, और बेटा आपका कौन हो गया बेटा? बैक्टीरिया और फंगाई इसके अंदर आते हैं। अब अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में कौन कौन आए? एनिमल किंगडम को अगर आप देखोगे तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले अगर अपने किसी को इंक्लूड करने की बात करें तो एनिमल किंगडम में आएगा बेटा आपके इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं बेटा? एनिमेलिया में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ही बेटा किसके अंदर आते हैं? आपके एनिमेलिया के अंदर आते हैं। और प्रोटोजोअन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो प्रोटोजोअन्स थे उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया था? एनिमल किंगडम में। आज इन प्रोटोजोअन्स को अपने कहाँ पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। बट अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोटोजोअन्स को कहाँ रखा गया था? एनिमल किंगडम में रखा गया था। प्रोटोजोअन्स एग्जाम्पल सर, प्रोटोजोअन्स का अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स के ये दो एग्जांपल्स थे। उसके अलावा अगर आप प्रोटोजोअन्स की अगर बात करें तो प्रोटोजोअन्स जो हैं उसके अंदर लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम वो सब भी आते हैं, बट अभी मैं उनको यहाँ पे कंसिडर करना। अच्छा, उसके बाद में अगर अपने बात करें, बेटा तो जो नेक्स्ट पार्ट आया, अब इसमें कमियां क्या थी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया, उसके बाद में 3 किंगडम भी आया, 4 किंगडम भी आया, 5 किंगडम भी आया। तो 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम तक क्लासिफिकेशन आया, तो बेटा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी, तभी तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पहुंचने की अपने को ज़रूरत पड़ी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक अपने को पहुंचने की ज़रूरत पड़ी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 डोमेन सिस्टम आया, और 3 डोमेन सिस्टम ने क्या किया? टोटल 6 किंगडम बना दिए। तो इसका मतलब लीनियस भाई साहब के काम में कुछ कमी रही होगी, तभी तो अपने को आगे जाना पड़ा। अब लीनियस भाई साहब के काम में क्या कमी रही हो सकती है? तो चलो बेटा देखते हैं वो क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको नकार दिया गया। लोगों ने कहा भाई ये सही नहीं है, ये सिस्टम ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। तो उस बेसिस पर अपने को क्या कर दिया गया? लीनियस भाई साहब के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको नकार दिया गया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, तो सबसे पहले अपने लीनियस की ड्रॉबैक्स पे जाने से पहले कि लीनियस की क्या क्या कमियां थी, उसने सेल वॉल ही क्यों चुना? सेल वॉल एक ऐसा फीचर है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक उसका चुनने का कारण क्या था? सबसे पहली बात, जो सेल वॉल है बेटा वो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है बेटा? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, यानी कि आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। इसीलिए इसने सेल वॉल का कैरेक्टर जो था वो चुना। तो वाई सेल वॉल? तो सेल वॉल चुनने का कारण क्या था? बिकॉज इट इज एन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर है बेटा? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, इसलिए उसने बेटा किसको चुना? सेल वॉल को चुना। अब बेटा अपने बात करते हैं लीनियस के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो लीनियस के क्या ड्रॉबैक्स रहे जिस वजह से उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया? तो अपने बात करते हैं बेटा ड्रॉबैक के बारे में। तो लीनियस के क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे जिस वजह से लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया, इस वजह से उसके कमियों के बारे में अपने बात करते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, लीनियस से पहली गलती जो हुई वो ये हुई बेटा कि उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेम कैटेगरी बना दी, एक ही ग्रुप में डिवाइड कर दिया दोनों को, उन दोनों का सेम ग्रुप बना दिया।
कैसे सर, एग्जाम्पल दो। जैसे बेटा मान लीजिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्गी की, ब्रायोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और बेटा एंजियोस्पर्म। एंड बेटा कौन, फंगाई। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर है। हालांकि फंगस में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, एल्गी के भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मैं उनको बात नहीं कर। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो और फंगाई, ये सब कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर है। और बैक्टीरिया जो है, कौन बेटा आपका, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो कैसा है बेटा, यूनिसेलुलर है। कैसा है बेटा, यूनिसेलुलर। तो लीनियस भाई साहब ने क्या किया, बैक्टीरिया को किसके अंदर रख दिया, प्लांटी के साथ रख दिया। बैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया बेटा, प्लांटी के साथ। देखो बेटा, एल्गी मल्टी सेलुलर है, मॉस मल्टी सेलुलर है, टेरिडोफाइटा मल्टी सेलुलर है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फंगस, ये सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया है बेटा, कौन है बेटा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा है बेटा, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर को किसके साथ रख दिया बेटा, मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, जो सही नहीं है। तो ये पहली कमी थी। अच्छा, एनिमल किंगडम में आप देख लो, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, कौन बेटा, प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन जो होते हैं बेटा, वो आपके कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। तो क्या गलती की बेटा उसने, उसने ये गलती की कि यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स को मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के साथ उसने बेटा क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो ये लिनियस की पहली कमी थी। उसके बाद में अगर अपने बात करें बेटा लिनियस की दूसरी कमी के बारे में, तो लिनियस की अगर दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं, तो लिनियस की जो दूसरी कमी रही वो क्या रही बेटा, वो ये रही कि उसने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, सेम ग्रुप में रख दिया। और सेम ग्रुप कहाँ रख दिया बेटा, सेम ग्रुप में रख दिया। और कौन से ग्रुप में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा, प्लांटी के अंदर रख दिया। तो सेम ग्रुप प्लांटी के अंदर अगर उसको रख दिया तो क्या, कैसे सर बताओ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। तो सेल वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जिन सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिन सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, उनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। और जिन सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को एक साथ आप नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी सेल का स्ट्रक्चर ही अलग है बेटा। तो वो तो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फीचर हो गया जिसके बेसिस पर आपको डिवाइड करना जरूरी है, और आप उसी को इग्नोर कर रहे हो। तो इस वजह से जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो थोड़ा गड़बड़ा गया। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे प्लांटी में उसने किसको रखा, बैक्टीरिया को। किसको रखा बेटा, बैक्टीरिया को।
वो कैसा था बेटा? प्रोकैरियोट था। बैक्टीरिया कैसा था बेटा? प्रोकैरियोट्स थे। और जो अदर ग्रुप्स थे प्लांटी के, जो अभी अभी आप पढ़ के आए हो, एल्गी, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो, फंगस, उन सबको बेटा, वो सब सारे के सारे कैसे थे बेटा? यूकैरियोट्स थे। वो सारे के सारे कैसे थे बेटा? यूकैरियोट्स थे। एनिमलिया जो उसने बनाया उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। एनिमलिया में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि प्रोटोजोआ भी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। और जो आपके इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं बेटा? आपके यूकैरियोट्स होते हैं। तो वहां पे ऐसी कोई समस्या नहीं थी। बट दिक्कत यहाँ थी कि प्लांटी में उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। अब बेटा अपने नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहानी है? अगर नेक्स्ट कहानी की बात करें तो जो थर्ड पार्ट आया, कौन आया बेटा? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट उसने क्या गलती कर दी बेटा? उसने ये गलती कर दी कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में रख दिया। किस में रख दिया बेटा? सेम ग्रुप के अंदर रख दिया। कैसे सर? मान लीजिए हेटेरोट्रॉफ की अगर बात करें तो हेटेरोट्रॉफ फंगस जो होता है, फंगस, हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो फंगस जो होता है बेटा, फंगस, फंजाई जिसको अपने बोला है, फंगस या तो सेप्रोफाइटिक होगा, सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड मैटर पर डिपेंड करने वाला, डेड मटेरियल को खाएगा, तो या तो सेप्रोफाइटिक होगा या बेटा पैरासाइट होगा। या कैसा होगा बेटा? पैरासाइट। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक की अगर बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये भी एक जो खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन कौन से? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो ये सब के सब क्या थे बेटा? ऑटोट्रॉफ्स थे। अच्छा, उसने प्लांटी में बैक्टीरिया को भी रखा था। आपने ये देखा कि प्लांटी में उसने किसको रखा था? बैक्टीरिया को भी रखा था। अब बैक्टीरिया की कहानी थोड़ी और भी अलग है। बैक्टीरिया जो होता है बेटा, बैक्टीरिया जो होता है वो आपका ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो होता है वो आपका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। और मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन ही, मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कैसे होते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑटोट्रॉफिक कैसे सर? अब ऑटोट्रॉफिक में ये दो काम कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में जो आपका बैक्टीरिया है वो बेटा दो काम कर सकता है। या तो वो फोटोट्रॉफिक होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, या वो बेटा आपका क्या करेगा? कीमोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा बेटा? कीमोसिंथेसिस करेगा। कौन सा सिंथेसिस करेगा बेटा? कीमोसिंथेसिस करेगा। तो यहां पे भी ऑटोट्रॉफिक में भी उसके टाइप है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा या कीमोसिंथेसिस करेगा, वो उसकी मर्जी। तो बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों है, लेकिन प्लांटी में उसने हेटेरोट्रॉफक फंगाई को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब एनसीईआरटी इन सब चीज़ों को कैसे डिफाइन करती है? अगर एनसीईआरटी की अगर अपने कुछ लाइनें देखें बेटा, तो एनसीईआरटी पहली बात जो कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी भी होती है कुछ, जैसे कि बेटा आपका कौन? क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक बात है। अब इनकी जगह बड़ी ही कंट्रोवर्शियल है बेटा, इनकी जगह बड़ी ही कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कैसे है कि अगर आज के एस्पेक्ट में आप देखो, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको जो क्लेमाइडोमोनास है वो ग्रीन एल्गी में दिखाई देगा।
क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल और क्लोरेला का एग्जाम्पल आपको क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की एक लाइन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब उसका कारण सुन लो बेटा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स इसको कहाँ पढ़ाएंगे, क्लेमाइडोमोनास को कुछ लोग फियोफाइ इसका क्लोरोफाइसी का मेंबर बताएंगे, कुछ लोग बोलेंगे प्रोटिस्टा का मेंबर है। देखो प्रोटिस्टा की कुछ खास बातें हैं, उनके बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को एक बार अपने जैसे होल्ड पे रखते हैं कि इनका क्या क्या रोल है, इनकी क्या क्या कहानी है, इनको अपनी एक बार होल्ड पे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अपने को लास्ट में आपको मैं इसको बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जब अपना प्रोटिस्टा स्टार्ट होगा तो प्रोटिस्टा के अंदर मैं आपको इसका कंप्लीट डिस्कशन दूंगा कि वाई दे आर कंट्रोवर्शियल। ठीक है, तब तक आप इसके ऊपर अपनी थोड़ी रिसर्च जारी रखिएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बेटा लीनियस की कुछ बातें कर ली कि लीनियस भाई साहब ने क्या क्या गलतियाँ की। ठीक है, और लीनियस भाई साहब की गलतियाँ जो थी अब उनको ठीक तो करना था, तो ठीक करने के लिए एक भाई साहब आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। कौन थे बेटा, अर्नेस्ट हैकल। और अर्नेस्ट हैकल ने आके बेटा एक नई कैटेगरी बनाई जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था बेटा, प्रोटिस्टा। इसीलिए मैंने अभी प्रोटिस्टा का जिक्र किया आपके आगे। किसका जिक्र किया बेटा, प्रोटिस्टा का। अपने अभी एनसीईआरटी की लाइनें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि जो फर्स्ट 2 पेज हैं इस चैप्टर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, वाई दे आर सो कंट्रोवर्शियल, वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हैं। तो सबसे पहले बेटा अपने बात करते हैं अर्नेस्ट हैकल भाई साहब की। तो अर्नेस्ट हैकल आए, अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि भाई साहब लीनियस ने जो सिस्टम दिया था ना उसमें बहुत सारी कमियां हैं, अपने क्या करते हैं, अपने एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं। और उन्होंने दिया बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उसने दिया उसमें बेटा प्लांटी था, कौन था बेटा, प्लांटी था, एनिमेलिया था, और नई कैटेगरी जो उन्होंने इंक्लूड की उसका नाम उसने रख दिया बेटा क्या, प्रोटिस्टा। क्या रख दिया बेटा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैटेगरी उन्होंने नई बनाई। उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपके लिए इतना काफ़ी है कि अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा 3 कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी। उतना आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो अपने आगे समझ लेंगे। उसके बाद में हर्बर्ट एफ कॉपलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, कॉपलैंड से याद रख लेना कि कॉपलैंड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने क्या किया बेटा, प्लांटी, एनिमेलिया, एनिमेलिया, उसके बाद में कौन बेटा आपका, प्रोटिस्टा, और एक नई कैटेगरी जो उन्होंने बनाई वो बनाई बेटा मोनेरा। क्या बनाई बेटा, मोनेरा। नई कैटेगरी जो उन्होंने इंक्लूड की वो कौन सी कैटेगरी इंक्लूड की बेटा, उसके अंदर उन्होंने मोनेरा कैटेगरी को इंक्लूड किया। उसके बाद में अपने बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, जिसके ऊपर ये आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। अभी मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिटेल अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बेटा आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था बेटा, आर.एच. विटेकर ने। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसके बारे में अपने बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आपके जो देखो जो आपका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आप पढ़ोगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आती, जैसे वायरॉइड हो गया, वायरस हो गया, प्रियॉन हो गया, उन सब के बारे में बेटा अपने इस चैप्टर के एडिशन में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक बात। अब जो आर.एच. विटेकर ने जो प्लांटी किंगडम बनाया, प्लांटी के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, आपका जो थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम वो पूरा का पूरा प्लांटी के ऊपर बेस्ड है। और जो आपका फोर्थ चैप्टर है बेटा एनिमल किंगडम, वो कंप्लीट आपका एनिमल के ऊपर बेसिस है। तो ये आपके 3 चैप्टर की एक सीरीज रहने वाली है। ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ सेकंड चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में थर्ड और फोर्थ चैप्टर को इंक्लूड करता है। ठीक बात है। चलो बेटा अब अपने बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो बेटा जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से दिया होगा उन्होंने,
तो उन्होंने कुछ बेसिस लिए, उस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाने का उन्होंने कई तरीके निकाले। जैसे पहला तरीका क्या निकाला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाने का पहला तरीका उसका क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बोला कि यार जो जो प्रोकैरियोट्स है ना उनको अलग निकालो, और जो जो यूकैरियोट्स हैं उनको अलग निकालो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार जो जो प्रोकैरियोट्स है ना उसको अलग निकाल दो, और जो जो यूकैरियोट्स हैं उनको अलग निकाल दो। तो उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को अलग निकाल दिया। और प्रोकैरियोट्स की एक खास बात होती है कि प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स कभी भी आपको मल्टी सेलुलर कंडीशन में नहीं दिखाई देंगे। प्रोकैरियोटिक अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होगा। तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स को अलग निकाल दिया और प्रोकैरियोट्स की एक बेटा कैटेगरी बना दी, और उस कैटेगरी का नाम रखते हैं बेटा आपने क्या, मोनेरा। क्या नाम रखा बेटा आपने, मोनेरा। प्रोकैरियोटिक की उन्होंने एक कैटेगरी बनाई जिसका नाम क्या था बेटा, मोनेरा। तो इस तरीके से पहला किंगडम आया बेटा, कौन, मोनेरा। उसके बाद में बेटा उन्होंने क्या किया कि जितने भी यूकैरियोट्स है ना उन यूकैरियोट्स को लाओ। तो यूकैरियोट्स की कैटेगरी बनाना स्टार्ट किया। तो यूकैरियोट्स की जब कैटेगरी बनाना स्टार्ट की तो यूकैरियोट्स में उन्होंने देखा कि यार यूकैरियोट्स में तो वेरिएशन है। यूकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर भी होते हैं और यूकैरियोट्स तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करो, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर को लेके आओ। सबसे पहले किसको लेके आओ, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर को लेके आओ, और बाकी बचे हुए जो यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर है उनको अलग निकाल। जो मल्टी सेलुलर है उनको अलग निकाल। अब जो ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की उन्होंने एक कैटेगरी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा बेटा प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा बेटा, प्रोटिस्टा। तो ये आपके पास सेकंड किंगडम आ गया बेटा आपका, कौन सा, प्रोटिस्टा। कौन सी कैटेगरी आ गई बेटा, प्रोटिस्टा। तो पहली कैटेगरी आपकी कौन सी आ गई, मोनेरा। उसके बाद में कौन आ गया बेटा, प्रोटिस्टा। यानी कि विटेकर साहब का कहना था, देखो किसने दिया था, R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने दिया था। तो R.H. विटेकर का ये कहना था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबकी एक कैटेगरी बना दो जिसका नाम रख दो मोनेरा, और जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनकी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक होना चाहिए और यूनिसेलुलर होना चाहिए। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर की एक कैटेगरी उन्होंने बना दी जिसका नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार देखो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर है, बहुत ज़्यादा है, क्या करो, अब इनका न्यूट्रिशन टाइप देखो। अब इनका क्या देखो बेटा, न्यूट्रिशन टाइप। ठीक है, तो न्यूट्रिशन टाइप पे देखा गया। तो न्यूट्रिशन टाइप पे अगर देखा गया तो न्यूट्रिशन सॉरी, सबसे पहले न्यूट्रिशन टाइप नहीं, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि सेल वॉल देखी जाए कि सेल वॉल है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सेल वॉल है या नहीं है, तो कुछ के अंदर तो उनको सेल वॉल मिली और कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं थी। कुछ के अंदर तो सेल वॉल मिली, कुछ के अंदर तो सेल वॉल क्या थी बेटा, प्रेजेंट थी, और कुछ के अंदर सेल वॉल क्या थी बेटा, एब्सेंट थी। कुछ के अंदर सेल वॉल क्या थी बेटा, एब्सेंट थी। तो जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी उन्होंने कहा कि यार जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है ना उसको बना दो एनीमेलिया। यही तो लीनियस ने किया था कि जिसके अंदर सेल वॉल है वो तो प्लांट ही, और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है वो क्या है, एनीमेलिया। इन्होंने क्या कहा कि पहली शर्त क्या है, यूकैरियोटिक होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, उसके पास वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, मल्टी सेलुलर होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि उसके पास सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। लिनेस की एक ही शर्त थी कि सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल है। लेकिन R.H. विटेकर भाई साहब की शर्तें तीन थी, तीन शर्तें लागू की कि अगर यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और सेल वॉल एब्सेंट है तब वो एनिमल है, तब वो क्या है बेटा, एनिमल है। उसके बाद में अब दूसरी बात करते हैं, सेल वॉल अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा। सेल वॉल प्रेजेंट है तो उन्होंने देखा कि यार सेल वॉल प्रेजेंट तो है लेकिन न्यूट्रिशन के अंदर अलग अलग चीजें। तो न्यूट्रिशन में उन्होंने कहा कि एक तो जो हेटेरोट्रॉफिक है, कौन है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरों पे डिपेंड करता है खाने के लिए। और एक कौन सा है बेटा, ऑटोट्रॉफिक है।
कौन है बेटा? ऑटोट्रॉफिक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हेटेरोट्रॉफिक है उसको बोल दिया उन्होंने बेटा क्या? फंगाई। जो हेटेरोट्रॉफिक था उसको बोल दिया उन्होंने फंगाई, और जो बेटा ऑटोट्रॉफिक था उसको बोल दिया बेटा उसने प्लांटी। क्या बोल दिया बेटा? प्लांटी। तो बेटा पहली कैटेगरी कौन सी बन गई? मोनेरा। दूसरी कैटेगरी कौन सी बन गई? प्रोटिस्टा। तीसरी कैटेगरी कौन सी बन गई बेटा? फंजाई। चौथी कैटेगरी कौन सी बन गई बेटा आपकी? प्लांटी। और पांचवी कैटेगरी जो आपकी बन गई वो कौन सी बन गई बेटा? एनिमेलिया। तो टोटल कितने किंगडम बन गए बेटा? 5। कितने किंगडम बन गए बेटा? टोटल 5। तो इसी को बोला गया बेटा 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन। क्या बोला गया बेटा? 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन। तो टोटल 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन ये दिया गया। क्या बोला बेटा मैंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया। प्रोकैरियोट्स को बोला उसने मोनेरा। यूकैरियोट्स में उसने फिर कुछ शर्तें लगाई कि अगर यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है तब तो होगा वो प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है तो वो बेटा उसके अंदर फिर कुछ अलग शर्तें होगी। तो उन्होंने क्या बोला? यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टीसेलुलर होना चाहिए, और सेल वॉल अगर एब्सेंट है तब वो एनिमल है। सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो वो क्या है? एनिमल है। और अगर बेटा जी उसके अंदर सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। तब उसका अपने को क्या देखना है? न्यूट्रिशन टाइप देखना है कि वो अपना पोषण कैसे करता है, अपने जिंदा रहने के लिए खाना कहाँ से लाता है। तो या तो खुद बनाएगा या फिर वो बेटा क्या करेगा? किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। अगर खुद बना रहा है तो ऑटोट्रॉफिक है, अगर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है। तो उन्होंने क्या बोला? यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है और हेटेरोट्रॉफिक है तो बेटा कौन हो जाएगा? फंगाई। अगर यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है और ऑटोट्रॉफिक है तो वो बेटा कौन हो जाएगा? प्लांटे। कौन हो जाएगा बेटा? प्लांटे। और इस तरीके से क्या बनाया गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में टोटल 5 किंगडम आए। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? पहला जो आया वो कौन सा था बेटा? मोनेरा। पहला किंगडम जो आया वो कौन सा था बेटा? मोनेरा। दूसरा किंगडम जो आया वो कौन सा था बेटा? प्रोटिस्टा। कौन सा था बेटा? प्रोटिस्टा। और तीसरा किंगडम जो आया वो कौन सा था बेटा? फंजाई। कौन सा था बेटा? फंजाई। चौथा जो आया वो कौन सा था बेटा? प्लांटे। कौन सा था बेटा? प्लांटे। और सबसे लास्ट में जो आया वो कौन सा था बेटा? एनिमेलिया। सबसे लास्ट में जो आया वो कौन सा था बेटा? एनिमेलिया। इनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की भी अपने बात करेंगे, लेकिन वो अगली क्लासेस की बातें। समझ में आ गई बेटा बात? अब बेटा जी एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज। कौन थे बेटा? कार्ल वूज। उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं कुछ अलग हटके करूंगा। तो उन्होंने क्या किया? एक सिस्टम बनाया जिसको बोला उन्होंने किंगडम से बड़ी एक कैटेगरी बनाई। किंगडम से बड़ी एक कैटेगरी बनाई और किंगडम से बड़ी उस कैटेगरी का नाम उन्होंने रखा डोमेन। पहले क्या होता था? टेक्सोनॉमिकल हियरार्की में ये 7 ही कैटेगरीज मानी जाती थी मेनली। उन्होंने एक बड़ी कैटेगरी बनाई जिसका नाम था डोमेन, और उसको बोला उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम। उन्होंने देखा यार बैक्टीरिया में बड़ी वैरायटी है, बैक्टीरिया में क्या है? बड़ी वैरायटी है, और ये जो 3 डोमेन सिस्टम है ये दिया था बेटा कार्ल वूज ने। कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था बेटा? 3 डोमेन सिस्टम दिया था। उन्होंने बोला कि किंगडम से बड़ी एक कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है बेटा डोमेन। क्या होता है बेटा? डोमेन। तो उन्होंने 3 बनाए। पहला डोमेन उन्होंने बनाया बेटा बैक्टीरिया। कौन सा बनाया बेटा? बैक्टीरिया। दूसरा जो उन्होंने बनाया वो बनाया आर्किया। दूसरा जो डोमेन उन्होंने बनाया वो बनाया आर्किया। और तीसरा जो डोमेन उन्होंने बनाया वो बनाया बेटा यूकैरियोटा। क्या बनाया बेटा? यूकैरियोटा।
तो ये उन्होंने अपने क्या बनाए बेटा, 3 डोमेन। उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया में कौन आएगा, मोनेरा आएगा। कौन आएगा बेटा, मोनेरा। और वास्तव में जो मोनेरा था, अगर आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आप मोनेरा के अंदर क्या बोलते हो कि जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया। तो कार्ल वूज का कहना था जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा को उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो बैक्टीरिया जो थे उसको बोला उन्होंने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और यहां पे वो 4 कैटेगरी जो पहले वाली थी, कौन कौन सी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो टोटल कितने किंगडम बन गए बेटा, 6 किंगडम। कितने बन गए बेटा, टोटल 6 किंगडम बन गए। तो कई लोग 3 डोमेन सिस्टम को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। तो बेटा जी सबसे पहले अपनों ने अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड थे, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओन यूज के जो फीचर थे उनके ऊपर बेस्ड था, जैसे फूड, शेल्टर, उसके अलावा बेटा क्लोथिंग के ऊपर बेस्ड थे। उसके बाद में पहले साइंटिस्ट आए बेटा कौन से, एरिस्टोटल। कौन आए बेटा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया बेटा, कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया। पहला ऐसा आदमी जिसने बेटा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया वो कौन था, एरिस्टोटल। प्लांट की 3 कैटेगरी बनाई, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। और बेटा एनिमल की 2 कैटेगरी बनाई, ईनेमा और एनेमा। उसके बाद में बेटा जी जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो क्या आया कि वहां पे आए बेटा लीनियस भाई साहब। लीनियस ने बनाया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोला कि यार सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तब तो प्लांटी है, सेल वॉल नहीं है तो कैसा है बेटा, एनिमेलिया है। अब उसके अंदर कमियां क्या आई, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को मल्टी सेलुलर प्लांट्स के साथ रख दिया, जैसे कि एल्गी, ब्रायो, जिम्नो, एंजी और टेरिडोर फंगाई। उसके बाद में दूसरी कमी क्या आई, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया, ये भी एक बड़ी समस्या आई। उसके बाद में तीसरी कमी क्या आई, हेटेरोट्रॉफ्स को ऑटोट्रॉफ्स के साथ रख दिया। उसके बाद में बेटा आप लोगों ने पढ़ा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। उसके बाद में बेटा आप लोगों ने पढ़ा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और उसके बाद में आया बेटा आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आपके बेटा किसने, कार्ल वूज ने। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास अपने यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने कुछ एनसीईआरटी जो इस चैप्टर की जो शुरू शुरू में है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है। सिलेबस में आपकी जो डिटेल है वो सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू सो मच।